Good morning, class. Jai Shri Krishna in the name. Good morning, Adarsh. Good morning, Devapriyo. जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सब लोग. ज्वाइन हो जाइए फटाफट. स्टार्ट करते हैं. अभी क्लास एक अभी रिपोर्ट आई है ना, इसमें आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो कोई बता सकता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है? क्वेश्चन है, CHSL का पेपर में आने वाला है. इज एनीबडी फ्रॉम ऑफ यू ट्राई व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडेक्स? इट इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट whose headquartered in London. So anybody wants from of you try what's the rank of India? वो ट्राई करना चाहता है तो बता सकता है. Published by इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया. What's the rank of India? Clip. Yes, Adarsh, you are absolutely right. It's the rank of India is 53. The rank of India is slipped by 2. इससे पहले जब रैंक आई थी इंडिया की 2019 में तो रैंक 51 थी. इस बार इंडिया की रैंक 53 है. Which country at top? At the top? कौन सा देश नंबर 1 पे है डेमोक्रेसी में? हम लोग कोविड के कारण इतना सिविल डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर नहीं हो पाई, इसलिए हम स्लिप डाउन हो गए आपके. ठीक है. अच्छा, नॉर्वे. यस आदर्श, यू आर करेक्ट. नॉर्वे, नॉट डेनमार्क, इट्स नॉर्वे. Devapriyo, it is Norway. I mentioned this news in today's current affairs. जो करंट अफेयर्स आपको मिलेगी उसमें एक न्यूज मैंने मेंशन करी है. ठीक है, बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है. गुड मॉर्निंग ध्रुव. कल नहीं आए थे क्या ध्रुव? यू आर नॉट ज्वाइनिंग यस्टरडे. कैसे आप? आई एम फाइन सर. आई एम फाइन ध्रुव. गुड मॉर्निंग अदिति. इज यशिका. आदर्श ज्वाइन, अदिति ज्वाइन, देवप्रिय ज्वाइन, देव अंतरनील ज्वाइन. गुड मॉर्निंग यशिका. हाउ आर यू? सब लोग कैसे हो? I'm good sir, how are you? आई एम फाइन. ओके. कल नोटिफिकेशन देखा था आप लोगों ने? नोटिफिकेशन कल मैंने बनाया था कि बैंक IBPS PO पे देखा था ना? ठीक है. और उस पर कोई भी रिगार्डिंग होगा तो सेशन करा जाएगा. एजेस के रिगार्डिंग और चीजें होंगी. यस सर, यस्टरडे आई हैव गॉन टू डॉक्टर विद माय फादर. ओके, योर फादर इज फाइन ना? फाइन ना? देखिए फैमिली में सही रहने चाहिए सब लोग. फैमिली बहुत बड़ी पार्ट होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लाइफ का. यस सर. ओके, आई एम फाइन. ओके, न्यू फाइन. ओके, चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है. फादर आपके अच्छे हैं और स्वस्थ रहे, हम यही चाहेंगे. ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए क्लास, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा क्या चल रहा था? आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट रहा था केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, तो हमने ये चीजें पढ़ी थी आपकी. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फ्यूल के बारे में. लेट वी स्टडी फ्यूल. ओके, हम किसके बारे में देखेंगे? फ्यूल के बारे में देखेंगे कि फ्यूल क्या होता है. एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई व्हाट इज फ्यूल? कोई बता सकता है? आपको पीडीएफ दिख रही है? मेरी शक्ल से चुप जाए, लेकिन वो पीडीएफ दिखनी चाहिए आपको. ठीक है. फ्यूल क्या होता है? देखिए फ्यूल कुछ नहीं होता. जो भी चीज क्या करते हैं, ऐसी चीज जो बेसिकली हम बर्न करें और वो बर्न करने के बाद क्या, कंबशन करने के बाद जो हीट को प्रोड्यूस करे और जो लाइट को प्रोड्यूस करे, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो सर एक्चुअली ही इज अ शुगर पेशेंट, सो शुगर लेवल इज हाई. हो गया था. ओके 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 ओके, कोई बात नहीं. इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएंगे जल्दी. ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करे. यस अतिथि, डोंट वरी ध्रुव. ठीक है, ही विल बी ऑलराइट, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी. ठीक है. तो आपका क्या होता है फ्यूल? फ्यूल क्या चीज होती है? जब भी हम कोई चीज को बर्न करें, कंबशन करें, तो कंबशन करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस करे और लाइट प्रोड्यूस करे. नॉर्मल अगर कोई पेट्रोल होता है, पेट्रोल एक फ्यूल है. अगर पेट्रोल जल जाए तो फिर देखो क्या चीजें, डिस्ट्रक्शंस फ्लो हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट फ्लो होती है. तो ये क्या चीज होती है? ये चीज फ्यूल कहलाती है. तो फ्यूल की डेफिनेशन ये मेंशन्ड है. ठीक है. देन फ्यूल के बाद हम देखते हैं कि हमारे कुछ फ्यूल यूज करते हैं. अच्छा, जो हमारी एलपीजी गैस होती है, कभी कभी एलपीजी जानते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब लोग जानते होंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? liquefied petroleum gas. I think everybody know what is the full form of LPG. सब लोग जानते होंगे जो LPG गैसेस वगैरह यूज करते हैं. यस सर. ठीक है, यस सर, यस सर, ऑल आर मेंशन मी. यस सर. तो आई
पता होगा सबको एलपीजी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है गैस लीक करने जाती है, तो कभी कभी जो गैस लीक करती है, जो फाउली स्मेल हमें जो आपको सूंघने को मिलती है, एरोमा आती है, तो वो फाउली स्मेल पता है किस कारण होती है? इथेल मार्केप्टन। क्वेश्चन कई बार आता है कि एलपीजी के अंदर जब आपकी गैस होती है ना, स्मेल आपकी सब्सटेंस से, तो वो कौन सी गैस होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? इथेल मार्केप्टन। प्लीज ये याद रखिएगा। हालांकि ब्यूटेन गैस भी होती है, ब्यूटेन प्रोपेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है एलपीजी के अंदर, बट जो आपकी जो स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल, मतलब आप कभी कभी गैस जब आपके सिलेंडर से लीक करती है, एलपीजी सिलेंडर से, तो जो फाउल स्मेल आपको सूंघने को मिलती है, वैसे अजीब सी स्मेल आ रही है, ऐसा तो नहीं गैस लीक कर रही है, वो जो अजीब सी स्मेल होती है ना, वो अजीब सी स्मेल किस चीज की होती है? वो गैस कौन सी होती है? इथेल मार्केप्टन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो छोटे छोटे आपके एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, when there is a foul smell coming from the LPG, what the name of that gas? The name of that gas is ethyl markaptan। इसको हम इथेल मार्केप्टन बोलते हैं, जो फाउल सी स्मेल से आती है, ठीक है। ये क्या होती है? लीकेज होता है। जब लीकेज होता है तो कौन सी गैस? एलपीजी के अंदर। तो आपका आंसर होगा यस, जुनेद। हिमाचल में कैसा है मौसम है? व्हाट इज द वेदर, हाउ इज द वेदर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कल बारिश हो रही थी जुनेद, यू आर राइट, एंड आई टीच यू। बर्फ पड़ रही है सर, बर्फ वहां पड़ रही, बारिश यहाँ हो रही है, सही है। स्नोफॉल हो रही है वहां, ओके, दैट्स गुड। उत्तराखंड में नहीं हो रही सर, यहाँ ऑर्डरलेस क्यों लिखा हुआ है? ओके, ऑर्डरलेस क्यों हुआ है? कभी क्या होता है, गैस क्या होती है, मतलब एक तरीके से कोई कलर नहीं है, कुछ चीजें क्या होती हैं आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, ये सीम्सलेस होती है बेसिकली एक तरीके से। ऑर्डरलेस ना हटा के आप यहां से हटा के अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब इट इज कलरलेस। कलरलेस होती है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती बेसिकली, ठीक है। इट इज नॉट सीन बाय इजीली बाय यू, ठीक है। इसलिए ऑर्डरलेस तो नहीं कह सकते, ऑर्डरलेस यहां से हटा दो। मतलब आपकी कह सकते हो आपकी ऑर्डरलेस थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हमें स्मेल तो आ ही रही है एक तरीके से, ठीक है। मतलब सीम्सलेस कह सकते हो, सीम्सलेस मतलब हमें दिखाई नहीं पड़ती, ये मेंशन कर दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बस आप इतना कंफर्म करके रखो, जहां मैं रहता हूँ उधर नहीं हो रही, ओके ओके, वहां नहीं हो रही, ठीक है। सीम्सलेस नहीं लिखा इसलिए। अच्छा आदर्श, ठीक है, आदर्श यहाँ सीम्सलेस लिख दीजिएगा, ऑर्डरलेस हटा दीजिएगा, क्योंकि ऑर्डरलेस का मतलब ही क्या होता है? मतलब स्मेल नहीं आ रही, बट हम यहाँ कह रहे हैं स्मेल आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अभी आप आज आपके स्टेट से क्वेश्चन पूछूंगा, सब जो जो बताओगे कौन कौन से स्टेट से कौन कौन बिलोंग करता है, कुछ कुछ क्वेश्चनिंग पूछूंगा आपको स्टेट से। सर कल तो बारिश हुई थी यहाँ, हाँ कल बारिश यहाँ हुई थी थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो, आर्टिफिशियल रेनिंग, आर्टिफिशियल रेनिंग में क्या बताया था मैंने? सिल्वर ब्रोमाइड की सिल्वर आयोडाइड? सिल्वर आयोडाइड। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, ओ माय गॉड, मैं बोलना नहीं चाहता, कानपुर इस बार का सबसे गंदा सिटी है स्वच्छ भारत अभियान के हिसाब से। आप बुरा मत मानना कि मैंने बस बताया, ठीक है, इंडस्ट्रियल इलाकों के कारण ऐसा है, ठीक है। ओके, बुरा मत मानना जब, ठीक है। स्वच्छ भारत में आया था, अभी तो सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है, अरे पता है सबको, लगता है अपने सिटी के बारे में मैंने बताया इसलिए, ठीक है। लेदर सिटी है कानपुर, इज फेमस फॉर द लेदर्स के लिए होती है। अब तो मेट्रो भी आ रही है, यस मेट्रो भी आ रही है, आई नो, ये बजट में जो पास हुआ है मेट्रो का, वो भी आ रहा है। अच्छा देखो क्लास, अब कंटिन्यू करते हैं। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस कुछ नहीं, वाटर गैस कभी कभी मिक्सचर आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है। तो आपको दिख रहा होगा वाटर गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जिस तरीके से वाटर के अंदर H2O होता है, तो H2O के नाम से क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन को ले लोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड। यस श्रिया पाठक, यस श्रिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत हार्मफुल होता है, तो हाउ कैन दे यूज दैट? तो वाटर गैस भी हार्मफुल ही होती है एक तरीके से। हाँ हार्मफुल होती है, पर वो तो रोकने के लिए करते हैं, बट इतना डेंजरस चीज यूज करके रोक रहे हैं। हाँ हाँ वो तो है, तो क्या बताएं, तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस while eliminate something। तो ये प्रिकॉशंस तो प्रोटेस्ट के टाइम ही होता है। हाँ ये प्रोटेस्ट के टाइम ही होता है। अब जैसे आप एक बार बताओ, आपके टाइम पे जब, या बहुत सारे टाइम पे जब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही थी, तो आपके आसपास मशीन वगैरह नहीं आती थी, जो धुएं वाली मशीन होती थी, देखते होगे आप लोग, तो हाँ, धुएं वाली हाँ। मशीन वो भी तो हार्मफुल है, हालांकि उसके अंदर भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। अच्छा सर, उसमें क्या मिक्सचर होता है? उसमें असल में थोड़ा बहुत तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है एक तो, ठीक है, लिटिल बिट कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसके अंदर, और थोड़ा बहुत क्या होता है उसके अंदर, आप कह सकते हो पोटेशियम का कुछ मिक्सचर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, किल्स करता है जर्म्स को बेसिकली, और थोड़ी बहुत क्लोरीन का मिक्सचर होता है आपके, ठीक ओके है। सर, हाँ ओके ओके।
क्लोरीन थोड़ा मिक्सचर होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो बेसिकली क्लीन कर। अब देखो चीजें तो करनी पड़ेंगी ना हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे। सर बहुत गंदा स्मेल देता है, यस बहुत गंदा स्मेल देता है, इतना धुआं इतना फैलाता है, बहुत नहीं गंदा धुआं। सर, मुझे तो अच्छा लगता है वो। ओह माय गॉड। कई लोगों को अच्छा लगता है इनफैक्ट, वो जो मच्छर के लिए आता है। अरे अरे अरे, छी छी छी, मुझे बहुत गंदा लगता है वो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या आता है। मुझे मुझे तो पता है सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे तो पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हाँ, पेट्रोल भी अच्छी लगती है, पेट्रोल भी अच्छी लगती जब है। बचपन में जाते थे हम लोग तो पापा स्कूटर, मिट्टी पापा के के पास तेल की भी। मिट्टी की तेल की, हाँ। पर हम लोग क्या करते थे, जो वो पेट्रोल पंप वाला वो ढक्कन खोलता था ना उसका, तो हम लोग कहते थे वो 2-2 मिनट के लगता था, उसको लेके हम सूंघते थे। अरे वाह कितना सस्ता खूबसूरत। नशा। सही में मजा आता था बहुत ज्यादा। मुझे गैस लीक की, सबको भाई पसंद है, मतलब कितने गंदे गंदे शौक है लोगों को, गैस लीक वगैरह, मच्छर वाली मशीन है, माय गॉड। लगता है परफ्यूम पसंद नहीं है किसी को, है। सर यही सब सस्ते नशे कर रहे हैं हम लोग। ओ, कोई बात नहीं। तो वाटर गैस क्या होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी वाटर गैस का यूज हम लोग पता क्या करते हैं, सीवेज वगैरह में यूज करते हैं। वी हैव टू यूज दैट सीवेज। सीवेज वगैरह में जब अनवांटेड मटेरियल्स और इनवांटेड आपके मॉस्किटोज और ये बहुत फाउल स्मेल बेसिकली चीज आती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, कभी कभी डिजीज कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये वाटर गैस का यूज करा जाता है। अब प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये क्लास क्वेश्चन आया हुआ है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जो सीडीएस का पेपर होने वाला है, 7 तारीख को सीडीएस का पेपर है, 7 फरवरी को, और मुझे लग रहा है इन दोनों में से क्वेश्चन पेपर में आएगा। देखते हैं, लेट्स सी कि मेरा जो एजम्पशन है वो राइट है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस पे बनने के चांसेस है कि प्रोड्यूसर गैस यूजर्स भी बता दीजिए। ठीक है, ओके आदर्श, यूजर्स भी बता सकते हैं। प्रोड्यूसर गैस भी जल्दी क्या होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जल्दी क्या होती है, जो बेसिकली जो नॉर्मल नाइट्रोजन गैसेस होती हैं आपकी, ठीक है, उसमें अगर बेसिकली अनवांटेड थिंग्स या मटेरियल्स आते हैं, तो उनके जर्म्स को किल करने के लिए, जिसम को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, तो बेसिकली हम लोग ये प्रोड्यूसर गैसेस का यूज करते हैं। ठीक है, देखें कौन सा आएगा। ओके सर, देखते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने भरा क्या फॉर्म? एनीबडी फ्रॉम ऑफ यू फिल द फॉर्म ऑफ? किसी ने भरा हो तो बताना मुझे, ठीक है। मैं देखूंगा पेपर, 7 तारीख को आऊंगा तो बताऊंगा साइंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन पेपर में आते हैं जरूर, सीडीएस के पेपर में, देखेंगे। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक ग्रुप पूछिए। आई एम 19। ओके जुनेद, कोई बात नहीं। क्या ग्रुप क्वेश्चन है आपका? व्हाट्स योर क्वेश्चन? लिखते हो जब तक मैं। जुनेद भाई डोंट लाई। जुनेद झूठ अगर तुमने बोला क्लास से बाहर कर देंगे तुम्हें, सच बोलना, ठीक है। ऐसी का पोल पट्टी खोल देती तुम्हारी सारी। ठीक है, आई वाज 19 in 2019। ये सही है तुम्हारा। हाँ ध्रुव, व्हाट इज योर डाउट? To whom the metro contract has given means the contractor name. Okay, कॉन्ट्रैक्टर जल्दी जो है हमने एलएनटी को दिया जा रहा है, लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी जानते हो ना? अच्छा आदर्श, वो गलत टाइप हो गया, 91 बोलना चाह रहे थे। ओके, नो सर, टू whom the metro contract has given means the contractor name। इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो कंपनी को ऑर्डर दिया है, आई थिंक लार्सन एंड टोबैको दिया है, टाइकॉन से है। ओके ओके ओके, मुझे आइडिया नहीं है यार इतना ध्रुव, इसके बारे में किसको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, इतना मैंने नहीं पढ़ा। मेजर प्रोजेक्ट्स मिल रहा है एलएनटी को, हाँ एलएनटी को मेजर प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता लखनऊ में जो मेट्रो मिल रहा है या कानपुर में जो मेट्रो बनी किसको दिया गया है, इसका आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। अच्छा मैंने कल पढ़ा था, ओके आपने पढ़ा, अच्छी बात है, पता होना चाहिए कि सिटीज में इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, करंट अफेयर में। ओके यस सर, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ सर। एमटीएस का एग्जाम आज नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में लास्ट में बता देंगे थोड़ा? हाँ लास्ट में बता देंगे, आज नोटिफिकेशन ही बता देंगे, नोटिफिकेशन ही बता दे, बताओ। नहीं सर, क्या जॉब होती है और ऐसा, मतलब मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा एमटीएस का आज एक तो आज 3 फॉर्म, एक एनपीसीआई का फॉर्म भी निकला है आपका। अगर दोस्त वो यार कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आपका कॉमर्स कंप्लीट हो चुका है तो एनपीसीएल की वैकेंसी भी आ रखी है इसमें, असिस्टेंट ग्रेड 1 की आई है वैकेंसी एनपीसीआईएल में, नेशनल कॉर्पोरेशन पावर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, उसमें आई है। सर ये जो ग्रेजुएट नहीं हुए वो भी फिल कर सकते हैं?
या जो सिर्फ ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट? ग्रेजुएट फिल कर सकते हैं उसको। कॉमर्स में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या साइंस में होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। पोस्ट सिर्फ बता देना। ओके सर, पोस्ट बता देंगे, उसका फॉर्म आएगा, ठीक है, उसका फॉर्म आएगा, ठीक है, बता दूंगा। और अगर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ग्रेजुएट में आज यूपी में फॉर्म स्टार्ट हुए, यूपी पीसीएस के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पास आउट है उन्हीं के लिए। आप लोग शायद ग्रेजुएट अभी नहीं हुए होंगे, ठीक है, जो हुए तो उसको भर सकते हैं, ठीक है। सर आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की? ओके जुनेद सर, गवर्नमेंट जॉब नहीं की। देखिए गवर्नमेंट जॉब बेसिकली मैंने जो करी थी, ठीक है, और हुआ भी था मेरा, बता दूं मैं बेसिकली एक तरीके से। बट मैं जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब लीव आउट करी है, जस्ट टीचिंग प्रोफेशन को टच किया है। ओके ओके, देन आई विल टीच यू। सर फिर आप जितिन सर के टच में भी होंगे? ना, जतिन सर को मैं जानता नहीं हूँ, बट हाँ मुझे पता चला काफी अच्छे टीचर थे। टच में नहीं वो, अभी भी मतलब है सर, अभी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, पूछूंगा मैं जतिन सर के बारे में, ठीक है, आप लोग तारीफ करते हो काफी, अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं एग्जाम्स देने जाता हूँ नॉर्मल थोड़े बहुत, ताकि मुझे पैटर्न थोड़ा पता चले, ठीक है। बट जस्ट मैं केवल जीएस क्वेश्चन ही अटेंड करता हूँ, जीएस और इंग्लिश ही करता हूँ, मैथ्स वैथ्स में छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं देने जाता हूँ ताकि मुझे बेसिकली आइडिया रहता रहे कि किस तरीके से पैटर्न और किस तरीके की चीजें आ रही हैं, ठीक है। अरे वो सर माइक ऑन करके क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ओके ओके, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देता हूँ, लेकिन जैसे केवल एक आइडिया रहता रहे, अपने क्वेश्चन में नंबर आ जाते हैं ठीक ठाक, ताकि आपको टीच करना पड़े, आपको चीजें बतानी पड़े, इसलिए बेसिकली मैं देता रहता हूँ। पैटर्न चीजें मुझे पता चलती रहती है कि हाँ ये पैटर्न आया, ये चीजें आई, मुझे बच्चे भी बताते रहते हैं, ठीक है। बस ये कोल गैस देखो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आप लोग जानते हैं, कोल गैस छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। आपका क्या होता है नेचुरल गैस? नेचुरल गैस आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। जो आपकी मीथेन होती है, जो CH4 होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी नेचुरल गैस कहलाती है। तो मीथेन और इथेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस मीथेन और इथेन ही होते हैं, बेसिकली नेचुरल गैस हम मीथेन को ही कहते हैं। आप नेचुरल गैस पेपर में आया तो प्लीज मीथेन को ही लगाइएगा, ठीक है, मीथेन इज अ नेचुरल गैस, ठीक है। कोल गैस पढ़ने की जरूरत नहीं है जल्दी, आपके कोल गैस को कोई भी यूज ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए, ठीक है। कोयला के प्रोडक्शन वगैरह, गोबर गैस भी मीथेन ही होता है ना, यस सर, आदर्श यू आर राइट, गोबर गैस भी कहते हैं इसको, मार्शी गैस भी कहते हैं इसको, मैंने बताया था, मार्शी गैस, गोबर गैस, जो आपके दलदली इलाके होते हैं वहां पे आपकी नेचुरल गैस की मीथेन पाई जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्लास अगला देखते हैं आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एलपीजी के अंदर कौन सी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। वैसे ब्यूटेन ज्यादा होती है, अगर आपका ऑप्शन में इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर लीकेज के टाइम पूछी जाए तो कौन सी गैस, इथेल मार कैप्टन, कौन सी गैस, इथेल मार कैप्टन। लेकिन अगर एलपीजी में पूछा जाए तो ब्यूटेन और प्रोपेन आपकी यूज होती है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन यूज होती है। अब सीएनजी, सीएनजी जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ये क्वेश्चन कई बार आईबी के पेपर में पूछा गया है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में केवल इकलौती गैस होती है 95% को, कौन सी होती है, मीथेन होती है। क्योंकि मीथेन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस भी होती है मीथेन बेसिकली, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी होती है, लेकिन ये मतलब प्योर फॉर्म में होती है, इसलिए जमीन आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी पंप्स वगैरह आपने देखे होंगे, वहीं पे आपकी मीथेन गैस यूज करी जाती है, मतलब ये यूज है एक तरीके से। फिर उसके बाद बायोगैस का यूज लिखा हुआ है, गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, जो यहाँ से बेसिक पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। जब एलपीजी आपका लीक करता है सिलेंडर तो कौन सी गैस रिलीज होती है, जल्दी से बताओ, इथेल मार कैप्टन, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। रिया यस सर वो कनेक्ट हुआ फिर से। यार, ये कनेक्ट वाला बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एलपीजी, ये एक छोड़ दिया जाए आपने, लाफिंग गैस, यस, लाफिंग गैस N2O होता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एलपीजी के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देन आपका नेचुरल गैस कौन सी होती है, आपकी मीथेन होती है, और सीएनजी के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, मीथेन गैस यूज की जाती है। बस बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूल्स। अच्छा क्लास, आप फ्लेम जानते हो, व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम के बारे में तो सब जानते होंगे ना, एनीबॉडी नो? आप फ्लेम के बारे में जानते होंगे ना, जब गैस जलाते हो तो फ्लेम निकलती है। अबे स्पेलिंग गलत हो रही है, गेम नहीं, फ्लेम, फ्लेम चुने, इट्स नॉट गेम, इट्स फ्लेम,
यहाँ खेल नहीं खेल रहे हैं। येलो फ्लेम, यस, ब्लू, येलो, देखते हो ना जो फ्लेम जलती है, आग जलती है, जब गैस जलाते हो आप लोग तो फ्यूल निकलते हैं, ठीक है। तो फ्यूल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी रेलवे के पेपर में पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से, तो ये इसलिए मैंने बता रहा आपको, ठीक है। अब देखो फ्लेम क्या होते हैं, आपके जो फ्लेम होते हैं जो इनर मोस्ट होते हैं, आपको इस तरीके से फ्लेम दिखाई पड़ता होगा। आज तो दिख रहा हो ना जो रिटर्न कर रहा हूँ, इट इज विजिबल टू ऑल, इस तरीके से फ्लेम होता है ना सर। एक गेम होती है इस फ्लेम, अच्छा ओके, फ्लेम भी होती है गेम, अच्छा अच्छा अच्छा। यार मैंने तो बचपन में टेकन 3 बहुत खेला था, टेकन 7, टेकन 8, ये सब बहुत खेला था, मेरे को बहुत शौक था खेलने का। लेकिन अब ये सब टाइम ही नहीं है सब चीजों को खेलने का, बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल बिजी लाइफ हो चुकी है इस समय, ठीक है। फ्लेम होता है आपका, ठीक है। फ्लेम आपकी इस तरीके से होती है, जो फ्लेम दिखाई पड़ती है आपको, जो दिया जलती जो फ्लेम होती है, हमेशा कोई भी चीज फ्लेम होती है, जो आपका अंदर वाला पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है। मतलब इनर का जो बिल्कुल इनर पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका, ब्लैकिश इन कलर होता है। वो अनबर्न्ड कार्बन होता है, मतलब वो जलता नहीं है। वो कार्बन क्या होता है, बेसिकली अनबर्न्ड होता है, वो जलता नहीं है। तो अंदर कलर कैसा होता है और वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, लोएस्ट होता है। तो मतलब फ्लेम का जो इनर पार्ट होता है उसका कलर कैसा होता है, बताएंगे आप लोग। व्हाट्स द कलर ऑफ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, द इनर मोस्ट द पार्ट। सर आप इतना कैसे पढ़ा लेते हो और हम भी पढ़ देते हैं सर। अरे अब क्या बताएं, आदत हो चुकी है, इतनी आदत हो चुकी है। कम से कम 12-12, 13-13 घंटे मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं, काफी ज्यादा, ठीक है। पढ़ा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ाने में मजा भी आता है मुझे, इसलिए पढ़ा लेता हूँ मैं। इट्स अ राइट आंसर, ये मेरा आंसर है। सब जो आपके क्वेश्चन उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। ब्लैक इन कलर होता है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। और वो अनबर्न कार्बन होता है, कैसा होता है, वो अनबर्न कार्बन होता है, ब्लैक इन कलर। अब उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वो वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। अब मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। आपने देखा होगा कभी कभी फ्लेम जलती है तो हल्की सी येलोइश इन कलर होता है, येलोइश इन कलर होता है। और वहां का टेम्परेचर जो होता है इन कंपैरिजन टू इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनर मोस्ट कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर, ठीक है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे छोटे वनडे एग्जाम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्लेम होती है उसका इनर मोस्ट कलर किस टाइप का होता है, तो ब्लैक इन कलर होता है। और उसके बाद जो मिडिल कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। और वहां का टेम्परेचर और वहां का जो तापमान होता है वो इनर मोस्ट से थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, मिडिल पार्ट के बाद जो अगला पार्ट होता है आपका आउटर मोस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट, जो आपको दिखता है वो जल्दी आपको पता ही होगा कैसा इन कलर होता है, ब्लू इन कलर। आपको ब्लू फ्लेम दिखाई पड़ती है ना वो चीज। और वो फ्लेम का पार्ट क्या होता है, कंप्लीटली कंबशन होता है, वो कंप्लीटली कंबशन होगा। तभी तो क्या होगी, आपकी जो हीट होगी वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, मतलब मेटेलिक से कंडक्ट कर सकता है। उस तरीके से जो आप चीज गर्म करते हो, मैगी बनाते हो, वो सब चीजें क्या होती है उस ब्लू फ्लेम से क्या होती है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हॉटेस्ट होता है। तो इतना समझ में आ गया। अब ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सोनार वगैरह होते हैं, जो सोनार वगैरह होते हैं, वो हमेशा जो ब्लू फ्लेम ही होती है उसका यूज करते हैं बेसिकली। तो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आई टोल्ड यू। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फ्लेम होती है, कि फ्लेम क्या होता है, फ्लेम का इनर कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। फिर कैसा कलर होता है, येलोइश कलर होता है। और जो बाहर वाला कलर आपको दिखाई देता है दैट इज ब्लू कलर, और वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। बस मैंने इतना ही पढ़ाया और कुछ भी नहीं पढ़ाया। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर्स जानते होंगे आप लोग, फायर एक्सटिंग्विशर्स। अच्छा, अगर कोई भी आग लग जाती है तो आग को बंद करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है, विच गैस इज यूज्ड, ओके, CO2, देवप्रियो, CO2, यस, ये क्वेश्चन आ जाता है व्हेन यू, ओके, CO2, यशिका, वेरी गुड, यति, ऑल आर CO2। जब CO2 सब बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, सब लोग करेक्ट हो, बिल्कुल ठीक है। तो CO2 गैस का यूज करा जाता है। तो तभी बोलते हैं ना बेकिंग सोडा, याद करो मैंने आपको बेकिंग सोडा का यूज बताया था। बेकिंग सोडा का यूज कहां याद है सबको, कि मैंने बताया था बेकिंग सोडा का यूज क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता सकते हो, NaHCO3, यस देवप्रिय, NaHCO3। अब जब इसको बंद करोगे तो बंद करने के बाद कौन सी गैस रिलीज होगी, Na2CO3 प्लस CO2 रिलीज होगी। और यही CO2 क्या होती है, आग को बंद करने में मदद करती है। देखा, यही से चीज आई है। ये चीज जो मैंने आपको बताई, जो आपने सीधे आंसर बता दिया कि सर CO2 बंद करी जाती है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। जब आपको मैंने यूज बताया था कि बेकिंग सोडा का यूज ये होता है। कभी कभी क्या होता है, CDS के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बेकिंग सोडा आपको मेंशन कर दे और आपको इस तरीके से ऑप्शंस दे दे, इस तरीके से कि ये जो होता है आपके, देखो मैं CDS क्यों बोलता हूँ बार बार, आपको एक रीजन बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन CDS के पेपर में आते हैं।
साइंस के आते हैं, एसएससी में भी है, ऐसा नहीं है एसएससी में 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये बस सोचना कि एसएससी में नहीं आएंगे। थोड़ा मैं पैटर्न को थोड़ा हाई लेवल लेके चलता हूँ, चीजें हाई लेवल लेके चलूंगा तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। बाकी अभी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा पढ़ाने में, कि बायोलॉजी मुझे पढ़ाना सबसे मजा आता है, ये तो केवल केमिस्ट्री है, बायोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ऐसी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा आप कहोगे सर ऐसी चीजें होती हैं, हमने ये चीजें देखी थी, बिल्कुल बस और उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो क्लास, अब यही चीज इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई, यही चीज इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई कि जो ऑक्सीजन होती है वो जल्दी बंद करने के लिए यूज करी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस लिए यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज को बुझाने के लिए आपके यूज करी जाती है, दैट्स इट, यही चीज लिखी हुई है जो मैंने मेंशन करी। अब क्लास अगला टॉपिक, इट इज क्लियर टू ऑल, फायर एक्सटिंग्विशर में यही है, डेली यूज है। सर एसएससी में साइंस और कॉमर्स विच वन इज प्रिविलेंट, ऐसा कुछ नहीं है देवप्रियो की साइंस प्रिविलेंट है कॉमर्स प्रिविलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी बेसिकली जो एग्जाम है वो नॉन टेक्निकल है, बेसिकली साइंस स्टूडेंट जल्दी कर लेते हैं क्योंकि साइंस स्टूडेंट की पावर थोड़ी वो होती है कि स्टडी करने की रेगुलरिटी उनकी अच्छी होती है, तो उनको इस चीज से घबराहट नहीं होती थोड़ी सी, ठीक है। साइंस वैसे लगते हैं कि बीटेक वाले ज्यादा क्लियर कर देते हैं आपके, टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन परसेंटेज, अच्छा क्वेश्चन परसेंटेज, ओके क्वेश्चन परसेंटेज की बात करी जाए तो सर थोड़ा बहुत साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है, सर ऐसा कुछ नहीं है, ओके यशिका, यशिका बुरा मत मानना, ठीक है, आप पढ़ते हो मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर साइंस वालों को बोले जरा कॉमर्स की बैलेंस शीट मैच करके दिखाएं, फिर Oh पता my God. लगेगा। साइंस वाले बोलेंगे सर तार जोड़ के दिखाओ जरा कॉमर्स वाले, अरे यार तुम तो घमासान युद्ध कर दोगे यहाँ पे साइंस और कॉमर्स में। सर ESI की बात नहीं, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, यस कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ो, बैलेंस शीट, माय गॉड सब एक ही में मर्ज कर दो, बैलेंस शीट को। नहीं सर, सबका अपना अपनी तरफ बहुत देखो, डिफिकल्ट है, सबका कॉमर्स वालों जिसका के जो कॉमर्स है, इंटरेस्ट है, साइंस वालों के लिए साइंस है। देखो ऐसा कुछ नहीं है देवप्रियो, देवप्रियो तुम तो आग लगा के चले गए यहाँ पे, देवप्रियो आग लगा के चला गया एकदम से, मैं तो आग बुझाने की बात की क्या। सर सही बात है, 2-2 पेज के पूरा सॉल्व करने के बाद एक आंसर जब मैच नहीं करता ना, वो दुख कोई नहीं समझ सकता, हम कॉमर्स वालों को छोड़ के। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कॉमर्स में, समझ सकता हूँ, चिप्स खाते खाते पढ़ते हैं कोई, अच्छा तेरे बस एंड बैलेंस शीट की कोई टफ नहीं है। ओ देवप, ध्रुव को जरा एक बैलेंस शीट पकड़ाई जाए, ध्रुव सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो कोई नहीं, सब बराबर है देवप, ऐसे कुछ नहीं है कि कॉमर्स से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैं बताऊं किसी से कुछ नहीं आएगा, करंट अफेयर से ज्यादा आएगा पेपर, लो कुछ नहीं आएगा, करंट अफेयर सबसे ज्यादा आएगा पेपर में, लो अब बताओ बैलेंस शीट किसकी है, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, यस। सर केमिस्ट्री के रिएक्शंस और बायो के टर्म्स भी याद करना बहुत मुश्किल है। हाँ वो टफ है, लेकिन अब आपको नहीं, मैं साइंस वालों के साइड से बोल रही हूँ। हाँ वो टफ है उनके लिए बहुत टफ है, और हम लोग तो बहुत बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो तो बैलेंस शीट तो ये लोग करते ही रहते हैं, इन लोग की प्रैक्टिस हो जाती होगी। हाँ वो तो यही है, और क्या बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा आई गेस, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी कॉमर्स में, तो बहुत करती थी, तो प्रैक्टिस तो हो ही जाती होगी। यही प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सर बट कॉमर्स वाले कभी साइंस वालों को ये नहीं बोलते कि हाँ तुम्हारा इजी है, लेकिन साइंस वाले हमेशा बोलते हैं कॉमर्स वालों को कि तुम्हारा इतना इजी है, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए कॉमर्स ले ली। ये लोगों ने वो बना रखा है, मतलब यस सर, ये बस मेंटालिटी है। टफ अपने में दोनों चीजें हैं, देखो ठीक है, टफ अपने में सब अच्छी है, ठीक है। आदिति रिलैक्स ब्रो, अरे यार इतना मत करो, टेंशन मत लो, सब बढ़िया है। अरे पेपर को क्वालिफाई करना है, लड़ना नहीं है यहाँ पे यार, तुम लोग लड़वा दोगे, सर साइंस नहीं, सर वो नहीं, सर ये नहीं, अरे पढ़ लो कोई नहीं, ठीक है। करंट अफेयर बहुत इंटरेस्ट, सर आई हैव डन सीए, ओह माय गॉड। लेकिन सर कॉमर्स में ये इकोनॉमिक्स सब बहुत टफ है, ये तो मैं मानूंगी, माइक्रो और मैक्रो सब, तो मैं इकोनॉमिक्स ये तो पढ़ाऊंगा बहुत टफ। और कॉमर्स वालों के लिए सबसे इजी सिर्फ इकोनॉमिक्स ही है। पढ़ाऊंगा ना, जब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मुझे थोड़ा बहुत बता देना, ठीक है। गलत तो नहीं देख रहा हूँ, गलत तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आता है इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। नहीं सर, बट कॉमर्स वालों के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट कॉमर्स इकोनॉमिक्स ही होता है, मतलब जब थक जाते हैं ना अकाउंट्स मैथ्स करके, तो अगर इकोनॉमिक्स करें तो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। यही सबसे इजी, को सब किसी को इको इजी लगती है, किसी को अकाउंटेंसी टफ लगती है, पता नहीं क्या है सबका यार, अपने अलग अलग व्यूज हैं यार, ठीक है कोई नहीं। चलो अगला क्या होता है, पॉलीमर्स। देखो आप लोग पॉलीमर्स जानते हो, पॉलीमर्स के बारे में आप लोग को पता होगा, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म पॉलीमर्स?
और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सीडीएस के पेपर में पॉलीमर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लग रहा है मुझे। पेपर में देखेंगे कितना मेरा चीजें सही है। यस, वायर्स, वायर्स में यूज करते हैं। पेंट्स यूज देखो, पेंट्स में भी हम लोग यूज करते हैं। और पॉलीमर, पॉलीथीन, यस करेक्ट आदर्श, पॉलीथीन जानते होगे, पॉलीथीन। बेकेलाइट का नाम सुना, बेकेलाइट। नायलॉन का नाम सुना है, नायलॉन 66। आपके मुंह में घी शक्कर सर जी, ओके ठीक है, यस सर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यस। जो पाइप्स होते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने देखा होगा विनाइल क्लोराइड होते हैं, पाइप्स बने होते हैं। पेंट्स जो होते हैं वो पॉलीमर के बने होते हैं। नायलॉन, नायलॉन का नाम सुना होगा, नायलॉन 66 अमाइड ग्रुप्स होते हैं, ये सब सुनेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड्स होते हैं, यस वो बेकेलाइट के बने होते हैं, आदर्श यू आर राइट। जो पैराशूट्स होते हैं वो सब पॉलीमर के बने हुए हैं, मतलब ये पॉलीमर का यूज है, आपको बता रहा हूँ। और जो आप लोग यूटेंसिल्स यूज करते हो, यूटेंसिल्स के अंदर जो आपके मेलामाइन, जो आपने देखे होंगे ना, कप वप बने होते हैं जो टूट जाते हैं आसानी तरीके से, जो बेकेलाइट वगैरह होते हैं, वो चीज किसके बने होते हैं, वो हैंडल जो बने होते हैं वो भी किसी पॉलीमर के बने होते हैं। ओके सर, मेरा बस सीए का सेकंड ग्रुप नहीं निकल पा रहा है। ध्रुव अगर नहीं निकल पा रहा तो यू टेक द हेल्प फ्रॉम आदर्श। ओके, अच्छा आदर्श तो शायद साइंस साइड से, ठीक है, ओके ओके। चीनी मिट्टी वाले या चीनी मिट्टी वाले जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें बेसिकली ये पॉलीमर्स का बना होता है। कोई बात नहीं ध्रुव, मेहनत करो, आप निकल जाओगे। अब हमारी शरण में आए हो, हमारी शरण में जो आता है वो हमेशा सक्सेसफुली होता है, ठीक है, मेहनत करो, कोई बात नहीं। सीए, आई नो सीए इज टफ, कई बार होते हैं, कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, उन्होंने करा था, काफी टाइम लगा था, लेकिन कर दिया था। कोई बात नहीं, इस बार निकल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, ये चीनी मिट्टी सेम एज बोन चाइना, यस चीनी मिट्टी इज कॉल्ड एज बोन चाइना। बोन चाइना वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो मेलानाइन के बने होते हैं, मतलब ये पॉलीमर का यूज है। व्हाट्स द यूज ऑफ पॉलीमर, हम डे टू डे लाइफ में इसको कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज मैंने जो आपको बताया। ये पॉलीमर देखो बनता कैसे है, आपको पहले बताएं पॉलीमर कैसे बनता है आपका। बेसिकली जो आपकी ये मोनोमर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं। जब ये मोनोमर्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके से, एम एम एम, ये डिफरेंट मोनोमर्स हैं। तो ये डिफरेंट जब मोनोमर्स इनके जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे हमारा पॉलीमर बनता है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कह सकते हो। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे प्रोटीन में पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन भी एक प्रकार की क्या है, पॉलीमर है, अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड्स, मतलब अब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को जब आप जोड़ोगे, व्हेन यू एडेड द स्मॉल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स, तो उससे क्या बनेगा, उससे हमारी प्रोटीन बनेगा। तो यही चीज क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। समझ में आ गया। और इस पॉलीमर का वेट क्या होता है, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मास क्या होता है, बहुत हैवी होता है। अब ये पैरासूट है, आप लोग देख रहे हो सब चीजें, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, बहुत हैवी है। तो इसकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है वो क्या आती है, मोनोमर। व्हेन वी कंबाइन दिस स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर, then after the combination of these monomers the polymers form, yes sucrose and fatty acids are also polymers, yes किसी चीज से मिलकर बने, ऐसी चीज जो किसी चीज से मिलकर बने वो चीज क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। और वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या कहलाती है, वो मोनोमर कहलाती है। इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, और यही लिखा हुआ है, पॉलीमर्स आर डिफाइंड एज हाई मॉलिक्यूलर मास। देखो मैं पढ़ने से ज्यादा समझाने पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है, पढ़ने से ज्यादा मैं समझाने पे विश्वास करता हूँ। आप लोग सोचते हो कि सर लिखा हुआ है, सर बता नहीं रहे हो, ठीक है, चाहो तो मैं इसके बिना लिखे हुए भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि मैं क्लास में जो चीज पढ़ाता हूँ वो आपके समझ में आनी चाहिए, वो मैटर करता है। आप साइंस पढ़ रहे हो, किसी टेक्निकल सब्जेक्ट, वो आपको कैसे यूज हो रहा है वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ दूं ये लाइन और आप पढ़ लो, वो चीजें मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। अब क्या होते हैं, अब कुछ नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कॉटन। कॉटन क्या है, कॉटन अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। कॉटन हो गया, कॉटन आपकी जो रुई होती है। अच्छा कॉटन, कॉटन का श्रीलंका में नाम क्या बोलते थे, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी तो श्रीलंका में कॉटन को क्या बोला जाता, और कॉटन का सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था आपके आईवीसी के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर की फील्ड में किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा था, कॉटन का होता था। श्रीलंका में कॉटन को क्या बोलते थे, व्हाट वी कॉल्ड कॉटन इन श्रीलंका, एनीबडी नो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। एनीबडी फ्रॉम यू ट्राई व्हाट द अदर नेम ऑफ कॉटन which speak in Sri Lanka, whose capital is, what's the capital of Sri Lanka? जयवर्धने कोट्टे, याद है? ओ कोलंबो नहीं है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, देखो प्रियो, कोलंबो नहीं है।
पॉइंट पेडरो नहीं, जयवर्धने कोट्टे, याद करो जयवर्धने, महिला जयवर्धने नहीं पता, ओके। अरे महिला जयवर्धने जो क्रिकेटर था वो महिला जयवर्धने, उसी के नाम, महिला हटा दो वहां से, जयवर्धने कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे वहां की कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल वो है कोलंबो, देवप्रियो, लेकिन एक्चुअल कैपिटल क्या है, जीवर्धने कोट्टे। तो ये सब चेंज हुआ है बचपन से ही, यही तो जानता हूँ। हाँ ये चेंज हो गया है अभी। और मैं बता दूं कॉटन को बोलते हैं सिंडन, कॉटन को क्या बोलते हैं, सिंडन। अदर नेम ऑफ कॉटन इज सिंडन, सिंडन बोलते हैं, SINDON। नाम को लेकर कितना मीम्स हुआ है, यस, ये तो नाम को लेकर बहुत काफी जरूरत है। श्रीवर्धने कोट्टे, जयवर्धने याद रख लो यार, बस आ जाएगा ऑप्शन में, कोट्टे लगा देना। अशोक डिंडा ने रिटायरमेंट ले लिया यार, है देवप्रियो, ही बिलोंग्स फ्रॉम योर स्टेट, वेस्ट बंगाल से तो बिलोंग करता है वो, क्या हुआ जल्दी रिटायरमेंट दिलवा दिया। अशोक डिंडा, हैव यू नो द नेम ऑफ अशोक डिंडा? कभी कभी पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अशोक डिंडा कौन सा गेम खेलता है, यही जी ऐसे कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। फास्ट बॉलर, यस, पेसर जो कूद के बॉलिंग फेंकता था, हेयर बैंड लगा के आता था, इतने बड़े बड़े बाल थे उसके। अरे अशोक डिंडा आज के करंट अफेयर में भी मेंशन कर रखा है, अशोक डिंडा। ओ डेड बॉलर हु मेक्स कॉन्स्टिपेशन साउंड व्हाइल बॉलिंग, यस यस यस, आवाज निकालता है जो, यस। हाँ चलो अब तो टॉपिक पे आ जाओ। अब आपका क्या होता है, इज अ पॉलीमर, जो आपका ये होता है कौन, कॉटन, कॉटन किस चीज से होता है आपके, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज इसके मोनोमर्स कहलाते हैं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ये छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स को जब आप जोड़ते हो तो क्या चीज बनती है, सेल्यूलोज। तो ये क्या है, सेल्यूलोज वगैरह क्या है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, आपके नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। ये नॉट वर्थ फॉलोइंग टफ, यस ओके ओके, कोई नहीं। तो नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, प्रोटीन, प्रोटीन कैसा पॉलीमर है, बोलो क्लास, प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर्स। और प्रोटीन किस चीज का बना होता है, अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा ओके, नेचुरल पॉलीमर्स, यशिका करेक्ट। अब ये चिटिन क्या होता है, चिटिन कहां यूज करा था, यूज ऑफ चिटिन, एनीबॉडी फ्रॉम यू ट्राई, चिटिन का क्या यूज होता है, व्हाट इज चिटिन, चिटिन क्या चीज होती है, हालांकि बायोलॉजिकल टर्म है कि चिटिन, मैं बताऊंगा आपको चिटिन क्या होता है। मैंने यहां मेंशन नहीं करा, इसलिए मैं चाहता था कोई आप लोग आंसर हो उसका, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा। चिटिन का क्या यूज है, एनीबॉडी फ्रॉम ऑफ यू ट्राई, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, नो। सर मुझे इतना याद है ये इंसेक्ट्स एंड ऑल में पाया जाता है शायद। हाँ यू आर राइट, रिया यू आर राइट, मुझे इतना याद है। आप सही पहुंच गए हो, इट्स इन सेल वॉल, यस देवप्रिया यू आल्सो राइट। अब मैं दोनों को कॉम्बिनेशन बता देता हूं। जो आपका फंगस होता है ना, फंगस, फंगस की जो वॉल होती है, जो फंगस आप जानते हो, जो फंगस की वॉल होती है वो चिटिन की बनी हुई होती है, यस, फाइब्रस सब्सटेंस, यू आर राइट। आउटर हार्ड कवरिंग, इंदर ने यू आर आल्सो राइट। अब मैं तुम लोगों को सब कॉम्बिनेशन लेता हूँ, सब सही बता रहे हो, जितने सब बता रहे हो सही बता रहे हो। अब मैं लोगों को सबका कॉम्बिनेशन देता हूँ, अब मैं बता देता हूँ एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन शायद काइटिन है सर जी, प्रोनाउंसिएशन शायद काइटिन है, काइटिन, काइटिन, हाँ हम लोग चिटिन बोलते हैं उसको, थोड़ा सा काइटिन, ठीक है। आपका फंगी, फंगी क्या होती है, फंगस जो होता है आपका, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कवक, ठीक है, कवक बोलते हैं आपका, ठीक है। तो कवक की जो ऊपरी सतह होती है या फंगस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें हम चिटिन का, काइटिन का यूज करते हैं, वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट द मोलुस्का, मोलुस्का के बारे में जानते हो, एनीबॉडी नो व्हाट इज मोलुस्का? थोड़ा सा टफ हो रहा है, मोलुस्का, मोलुस्का एक फाइलम होता है, Yeah, the snail belongs to this phylum. स्नेल, स्नेल। अब मैं देसी भाषा में समझा देता हूँ, जो अदिति समझ में आ रहा है, यशिका समझ में आ रहा है, थोड़ा टफ तो नहीं जा रहा मैं। मोलुस्का क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो उनकी शेल होती है, स्नेल देखा होगा तो स्नेल की जो शेल होती है, जो ऊपर वाला जो कवरिंग होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो वो भी चीज किसकी बनी होती है, वो चीज काइटिन की बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये काइटिन के यूज है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो फंगस होती है, जो फंगस की वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और व्हाट इज अ स्टडी ऑफ फंगस, इज एनीबॉडी फ्रॉम ऑफ यू ट्राई, व्हाट्स द स्टडी ऑफ फंगस?
अब ये किसी के पेपर में आने वाला है इस बार CHSL के पेपर Sir, it's में, mycology. इट्स हाँ, Mycology. mycology, yes, it's mycology. Adarsh, you are right. Devapriya, you are also right. या पाठक, you are also right. Mycology is the study of fungus. और ये क्वेश्चन पता है किसके पेपर में आएगा? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा रीजनिंग के पेपर में इस बार CHSL के पेपर में जब एनालॉजी आप दोगे तो एनालॉजी में स्टडी पूछेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इट्स अ माइकोलॉजी। तो फंगस की जो ऊपरी आउटर कवरिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी हुई होती है, और जो उसका जो शेल होता है वो चीज काइटिन का बना होता है। ये सब क्या है? पॉलीमर्स है। दिस ऑल आर द पॉलीमर्स। ओके, अब ये जल्दी क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड जानते होंगे, न्यूक्लिक एसिड जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो आपके सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक। यस, डीएनए, डीएनए जो होता है आपका, डीएनए आरएनए, यस, जो डीएनए होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये पढ़ाएंगे जब आपको सेल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, और सेल से डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर बनता है। अब नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? नेचुरल रबर कौन सी होती है? आइसोप्रीन। ये याद रख लेना क्लास कि नेचुरल रबर कौन सी होती है? आइसोप्रीन। कभी कभी आ जाता है नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर क्या कहलाती है? तो नेचुरल रबर क्या होती है? आइसोप्रीन। बस इतना याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, कभी बार पूछ लाता है व्हिच पॉलीमर इज कॉल्ड नेचुरल रबर? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बोलते हैं नेचुरल रबर को। ओके, अब और आर्टिफिशियल पॉलीमर कौन सा होता है? नियोप्रीन कैसी होती है? आर्टिफिशियल होती है। नियोप्रीन इज आर्टिफिशियल। यस आदर्श, इज एनी डाउट? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। एम 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 एम, दीज आर द मोनोमर्स। इनके कॉम्बिनेशन से पॉलीमर बनते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, अगर उठाओगे तो काफी ज्यादा भारी होंगे। ठीक है, सल्फर मिक्स करते हैं तो आर्टिफिशियल रबर बनाते हैं। यस आदर्श, यू आर राइट। वोल्केनाइज्ड रबर इसको बोलते हैं ना, वोल्केनाइज्ड रबर। जो टायर वगैरह होते हैं, जो टायर वगैरह में सल्फर मिक्स करते हैं, वोल्केनाइज्ड, वोल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है वोल्केनाइज्ड रबर, उसमें भी हम लोग यूज करे जाते हैं आपके। ठीक है, नेचुरल रबर। ठीक है, और आपके जो आर्टिफिशियल होते हैं वो आपकी नियोप्रीन होती है। अब क्लास क्या होते हैं? पॉलीमर के बारे में समझ में आया, कौन से नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, कौन से आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं। अब क्लास क्या होता है कि हम पॉलीमर्स को अलग अलग बेसिस से डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो पता है ना, मतलब दो एटम और दो मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्सेस लगती हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब उनके बेसिस में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। मतलब आई टेल यू हाउ यू क्लासिफाई द पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक्स। किसके बेसिस पर आप क्लासिफाइड करते हो? सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले पहला क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स कुछ नहीं होते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? एक रबड़, जैसे रबड़ बैंड है ना, रबड़ बैंड, आप ऐसे समझो रबड़ बैंड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। क्या होते हैं? जब रबड़ बैंड को क्या होता है, आप खींचते हो और वो क्या होती है, कुछ समय बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। अगर ज्यादा खींच देते हो तो वो टूट जाती है। तो दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर। इलास्टोमर मींस एक रबड़ होती है। रबड़ एक इलास्टोमर है, रबड़ को खींचते हो तो वो क्या होती है, दोबारा सींच जाती है। द वन विच इज गॉट इलास्टिसिटी। यस, the thing having elasticity. Elasticity means the thing which can return or regain its shape again after the stretching or after doing something in them. Okay, तो कोई चीज अपने आप को कर सकती है, वो चीज इलास्टोमर कहलाती है। रबड़ हो गई, बुना एस हो गया, नियोप्रीन, ये कैसे है? इलास्टोमर से। याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने बता दिया। फाइबर्स क्या होते हैं? पॉलीएमाइड्स, नायलॉन 66, पॉलीस्टर्स, ये क्या होते हैं? टाइलिन। मतलब जो हमारे जो नायलॉन के कपड़े वगैरह होते हैं जो बने हुए होते हैं वो पॉलीअमाइड्स में आते हैं। नायलॉन 66, पॉलीईस्टर्स, ये सब जो होते हैं ये सब क्या है? फाइबर्स के टाइप्स हैं। ये क्या है? फाइबर्स है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये थोड़ा सा क्लियर है सबको? इट इज क्लियर टू ऑल? पहले मुझे बताइए, इट इज क्लियर टू ऑल? क्लियर लिख दीजिए। ये कुछ नहीं है, टाइप्स हैं। ये आपसे पूछ सकता है पॉलीएमाइड क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीस्टर क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये डेफिनेशन पेपर में बहुत आती है, देखो ये डेफिनेशन बहुत आती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग? आप में से कोई ट्राई कर सकता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस होता है, बिना पीडीएफ देखे हुए? पहले मुझे देसी भाषा में समझाओ अच्छे से। पहले मैं हर चीज देसी भाषा में समझाता हूँ। यस देवप्रियो? So thermoplastic is a property in which if you apply the heat, then the changes can happen. ठीक है, मतलब change हो सकता है। Whereas the thermostatic is it provides less effect
in terms Yes, of yes. temperature. यू आर राइट, थोड़ा बस इसमें अमेंडमेंट करूंगा। आपने बोला सही है दिव्यप्रियो, करेक्ट बोला है आप, मतलब को समझ चुके हैं, ठीक है। जो पूरा बंद हो जाए वो थर्मोप्लास्टिक, यस कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, ये भी राइट है आदर्श। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर उसमें कोई भी प्लास्टिक के अंदर आपने हल्का सा कोई भी चेंज करा और वो कुछ समय बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर ले बेंट होने के बाद, तो वो चीज क्या कहलाती है? थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। मतलब कोई भी चीज को स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करने के बाद, जैसे स्प्रिंग आप जो जानते हो, स्प्रिंग को खींचते हो और वो क्या होती है, वो कुछ समय बाद क्या होती है, अपनी ओरिजिनल छोड़ते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। पेंडुलम भी एक एग्जांपल है, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। और जो सेटिंग हो जाए, जो सेट बैठ जाए, जो कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म को नहीं गेन कर पाए, जो जिस फॉर्म से वो छोड़ी गई थी, जिस फॉर्म पे उस पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो थर्मोसेटिंग कहलाता है। तो इट इज क्लियर, व्हाट इज थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। अदिति क्लियर? थर्मोप्लास्टिक जो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर ले, और जो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन न कर पाए, सेट बैठ जाए, वो थर्मोसेटिंग। अब क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपको एग्जांपल दे देता है एग्जामिनर। सो जैसे प्लास्टिक स्विच बोर्ड, यस प्लास्टिक स्विच बोर्ड कह सकते हो आप लोग। अब आपको क्या होगा, एग्जांपल दे देगा एग्जामिनर, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल, ये किसके टाइप है? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, कि दोनों है, कि नन ऑफ दीज है? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। समझ गए क्वेश्चन का पूछने का तरीका? तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन, अब पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन को खींचते हो, लेकिन अगर पॉलीथीन को दोबारा से को भी चेंज करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है। पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन होते हैं, जो पॉलीविनाइल होते हैं। पॉलीस्टीरीन के कपड़े होते हैं, पॉलीस्टीरीन के होते हैं, जो हमारे क्लोथ्स वगैरह होते हैं, वो जल्दी बने होते हैं, वो सिकुड़ते कम है, सिकुड़ते हैं तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं। आपने देखोगे पॉलीस्टीरीन के कपड़े होते हैं आपके, ठीक है। सो लिपिड्स आर थर्मोसेटिंग, thermostatic, right? Yes, lipids are thermostatic because strong intermolecular force of attraction between them. In order to destroy that intermolecular force of attraction, it is quite difficult, काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है देवप्रियो। तो थर्मोसेटिंग के मतलब इस तरीके से पॉलीस्टीरीन क्या होता है? प्लास्टिक, ये सर प्लास्टिक की बॉटल्स भी तो थर्मोप्लास्टिक हुई, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, आ सकती है। मतलब एक बार जो चीज हो गई वो दोबारा अगर वापस आ जाती है, वो चीज क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। और जो एक बार सेट बैठ जाए तो कभी भी दोबारा नहीं आ सकती, वो सेटिंग है। अब क्या होता है? बेकेलाइट। अब बेकेलाइट आपके बर्तन वगैरह होते हैं, एक बार टूट गया बर्तन, प्लेट टूट गई, आप जो नॉर्मल टी पीते हो उसके नीचे जो प्लेट यूज करते हो वो बेकेलाइट की बनी हुई होती है, मेलामाइन की बनी होती है, वो टूट जाती है, जोड़ लेते हो? हैव यू मेड इट अगेन? क्या उसको बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग। आप नहीं बना सकते उसको। मेलामाइन, बेकेलाइट, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि मेलामाइन, बेकेलाइट, ये किस टाइप के पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन द एग्जामिनर गिव्स द एग्जांपल, यू हैव टू गिव द आंसर व्हेट इज द थर्मोप्लास्टिक, वेदर इट इज थर्मोसेटिंग और इज नथिंग। फेविक्विक से जोड़ देंगे आधा से एक काम करना, इकट्ठा करते रहना, तुम फेविक्विक से जोड़ते रहना, तो थर्मोसेटिक को थर्मोप्लास्टिक बना देगा वो। तो प्लास्टिक वाटर थर्मोप्लास्टिक कैसे हैं? अच्छा, थर्मोप्लास्टिक है, आप उनको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हो, यू हैव टू रिसाइकिल देम, दैट इज व्हाई इट इज बिकम द थर्मोप्लास्टिक। रिसाइकिल हो सकती है, इसलिए ऐसा है, इसलिए अदिति ओके। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा एमटीएस के बारे में बता देना, तो मैं बता देता हूँ। किसने पूछा था मुझसे? यशिका ने पूछा था ना, आई थिंक यशिका, अदिति में कंफ्यूज हो जाता हूँ, यदिका ठीक है, यशिका ने पूछा था। ओके ठीक है सर, ओके मैं भी सर। हाँ जुनेद, आप थोड़ा सा गायब हो गए, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, सबको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा एमटीएस के बारे में। देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, सुनना। देखो एमटीएस में क्या होता है, इट इज अ मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन, ठीक है। पंगा हो रहा है कॉलोनी में, तो पंगा मत देखो, तुम देख लो एमटीएस का पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है। पंगा छोड़ दो कुछ मिनट के लिए, ठीक है। एमटीएस में क्या होता है, इट्स अ मल्टीटास्किंग जॉब, ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इसमें दो एज ग्रुप्स होती हैं आपकी, एक होती है 18 से 25, ठीक है, और एक होती है 18 से 27। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे, अगर आप 18 से 25 में आओगे तो 18 से 25 की वैकेंसीज अलग आती हैं, ठीक है, पहली बात। और 18 से 27 की वैकेंसीज क्या होती है, एज ऑफ ग्रुप की वैकेंसीज अलग अलग आती हैं, ठीक है। मतलब
27 तक एज होती है, आप फिल करोगे तो 20, अगर आपकी एज इस रेंज में होगी तो आप इसके लिए क्वालिफाई करोगे, अगर इतने रेंज में होगी तो आप इसके लिए क्वालिफाई करोगे, ठीक है। पहली बात तो ये चीज होती है। अब मल्टीटास्किंग जो पेपर होता है, पहले आपको चीज बता दूं मल्टीटास्किंग के बारे में कि ये जो पेपर होता है इसमें पोस्ट क्या होती है। आप बेसिकली लोग पूछ रहे थे ना कि सर पोस्ट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है। बेसिकली इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट होती है। आपको पहले मैं बता दूं, इट्स अ पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको चीजें बता दूं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट होती है। अब इसमें लोग कुछ कहते हैं कि सर इसमें बेसिकली हमें बेसिकली जो पियोन की जॉब मिलती है, सर पानी पिलाना पड़ता है, सर जमादार की जॉब मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात ये थोड़ा सा रॉन्ग फहमी है। इट इज मेंशन इन द वेरियस साइट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो साइट्स में गलत मेंशन कर रखा है। ये आपको मैं एक्चुअली बता दूं, ये पियोन की जॉब कुछ नहीं होती, ठीक है। इट इज डिपेंड अप टू यू कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर क्या चीज करी हुई है, ठीक है, और आपने कि आपका लेवल कैसा है, आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल इन योर ग्रेजुएशन द जॉब इज अलॉटेड टू यू। पहली बात तो ये चीज होती है, ये चीज दिमाग से हटा दो कि इसमें जमादार और पियोन और इसकी जॉब मिलती है, माली की जॉब मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये गलत फहमी है आप लोगों की। जल्दी इसमें क्या होता है, आपको फाइल कैरिंग का काम करना पड़ता है। यू हैव टू कैरी द फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक पियोन का काम नहीं होता। आपको टाइपिंग का काम भी मिल सकता है इसमें बेसिकली एमटीएस के पेपर में, ठीक है। तो इसमें पहली बात की घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपके डाउट यही होंगे कि सर ये जॉब खराब तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने पूछा था, बोला ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको उसका पैटर्न बता देता हूँ थोड़ा बहुत। पैटर्न क्या है, देखो क्या होता है, आपका प्री पेपर होगा, प्री में क्या होंगे, पैटर्न बताऊं सर। नो जॉब इज नो डेडिकेशन इज देयर, यस। एक बार आप जॉब पे लग जाओ, प्रमोशन कर लेना, यस, प्रमोशन होता है। देखो आज के टाइम पे जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे ये मत सोचो कि कौन सी जॉब छोटी है कौन सी जॉब बड़ी है, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब एक भी लग जाए आपकी तो खुश रहो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो आपको मैं बता दूं इसमें क्या है, आपका पैटर्न क्या है एग्जाम का। सबसे पहली बात क्या है, आपके प्री में आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, जितने आपके 4 सब्जेक्ट है, 25 आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते हो, जो नॉर्मल एसएससी का पेपर देते हो, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस एंड जीए, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ टाइम कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना होगा गैस कर सकता है, व्हाट्स द टाइमिंग। सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, 1 जुलाई से पेपर होगा, 1 जुलाई को पेपर है, इसकी डेट आ चुकी है, ठीक है। 60 मिनट्स नहीं 90 मिनट्स होता है इंटरनेट, यस 90 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स नहीं होते 90 मिनट्स होता है। मतलब टाइम बहुत इनफ है आपके पास, और पेपर बहुत हलवा सा आता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। सर ये यशिका सॉरी रॉन्ग फॉर टाइपिंग, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके 90 मिनट्स मिलेंगे, और 90 मिनट्स मिलने के बाद आपका क्या होगा, 90 मिनट्स मिलने के बाद आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। फिर क्या होगा, आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। तो क्वालिफाई करने के बाद कब जाओगे आप, मेंस में जाओगे। और मेंस में क्या होता है, आंसर राइटिंग होता है। मतलब आपके 50 नंबर का एक चीज होती है, आपको कुछ टॉपिक लेटर के दिए होते हैं, 6 टॉपिक लेटर के दिए होते हैं, और 6 टॉपिक आपको ऐसे के दिए होते हैं। इसमें से कोई एक चीज लिखनी होती है, ठीक है। यू हैव टू रिटिंग वन थिंग, आपको एक चीज लिखनी होती है, या तो ऐसे चूज कर लो या तो लेटर लिख लो, ठीक है। आप ऐसे चूज कर लेना, आप लिखोगे। तो इसमें क्या होंगे, 50 नंबर का पेपर होता है आपके, ठीक है। ये क्या होता है, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब आपको 20 नंबर इसमें लाने होते हैं, 50 में से 20 नंबर ला होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके मार्क्स प्रीलिम्स में नहीं जोड़ेंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी कहाँ पे, आपके बेसिस पे, प्रीलिम्स के बेसिस पे। प्रीलिम्स का एक कट ऑफ निकलेगा। अब प्रीलिम्स से अब क्या होगा, देखो एक चीज बता दूं, ठीक है। कट ऑफ कितना जाता है, देखो अब मैं बताता हूँ, आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो एग्जाम होता है ना, ये स्टेट वाइज होता है। आपका क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर मतलब प्री में ज्यादा हार्ड वर्क, यस आदित्य, प्री में ही है सब कुछ, प्री का ही खेल है। प्री में अगर नंबर लिया है तो यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। आपको एक चीज बता दो, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं फॉर्म फिल करते करते, देखो आपको क्या होगा, हर स्टेट्स का क्या होता है, अपना एक कोड होता है। हर स्टेट का जब फॉर्म फिल करोगे तो हर स्टेट का अपना कोड होता है। जैसे मान लिया यूपी का एम हो गया, और हिमाचल प्रदेश का एच हो गया, उत्तराखंड का यू हो गया। हर एक स्टेट का कोड होता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सारे कोड को भरना, ठीक है, सारे कोड को फुल करना। अब क्या होते हैं, हर एक स्टेट की अपनी कट ऑफ जाती है। हर स्टेट की क्या होती है, अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है। जैसे बैंकिंग वगैरह में होता है ना, क्लर्क के पेपर में कट ऑफ की अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है। अगर आप मान लिया इस स्टेट से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप इसमें चले जाओगे, इसमें नहीं क्वालिफाई करेगा इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। फिर जब आपका जो एमटीएस का जो मेंस का पेपर होता है, उसके बाद जो एक्चुअल कट ऑफ होती है,
ठीक, अगर वो क्वालिफाई कर दे तो प्रेफरेंसेस डालने आते हैं, मतलब आपको सारे डिब्बे बने होंगे 31 प्रेफरेंसेस, जितनी भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स, उसकी सारे प्रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे। सारे प्रेफरेंसेस डालोगे तो चांसेस आपके सिलेक्शन के ज्यादा होंगे। ये नहीं कि आलस मारे के कारण आलसी मार गए कि भाई 2 डब्बे छोड़ दिए 4 डब्बे में नहीं भर रहा। तो जब आलस करोगे, आलस बुरी बला है, सब जानते हो, जब आलस होगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए, ये पैटर्न है इसका। तो जब स्टेट फिल करोगे तो स्टेट सारे फिल करना, you have to fill all the states, all the preferences। अगर इसमें नहीं तो इसमें स्विच हो जाएंगे, इसमें नहीं तो you're the flexible ना, आप अपने स्टेट्स को पहले रखना, कोई बात नहीं। हर स्टेट्स की अपनी डिफरेंट वैकेंसीज आएंगी। सर विल बी कट कितना स्कोर होता है? इस बार कट ऑफ गया था 81.47 एक्चुअल कट ऑफ, जो अभी आया आपका 81.47 गया इंटरनल इस बार का कट ऑफ, मतलब ये एक्चुअल कट ऑफ गया है, अभी फाइनल कट ऑफ नहीं गया है। फाइनल कट ऑफ कम से कम 95 90 के पास आएगा तब होगा सिलेक्शन, ध्यान रखना। 90 85 प्लस मानो तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर आज क्लास इतना ही रखते हैं। तो इट इज क्लियर टू ऑल, मैंने शॉर्ट में बताया एमटीएस का, डिस्कस करना होगा तो मैं डिस्कस करा भी दूंगा। ठीक है, इट इज क्लियर यशिका, इट इज क्लियर टू ऑल? यशिका क्लियर हुआ? सर नहीं, पेमेंट अलग अलग नहीं होगी आदर्श, एक बार पेमेंट होगी, हर स्टेट की अलग अलग पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, 100 रुपीज वन टाइम पेमेंट। ओके, और फ्री फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए फ्री होती है, ये नहीं कि आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं आदर्श। ठीक है, ओके, यशिका क्लियर हो गया, अदिति क्लियर, देवप्रिय क्लियर, क्लियर हो गया ना? मतलब शॉर्ट में बताया, मतलब प्रेफरेंसेस आप सारी डालना जब फॉर्म फिल करना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप फॉर्म फिल करने से मुझसे पूछ लेना कि सर मेरे को ये डाउट आ रहा है, तब फिल करना, गलत फॉर्म मत फिल करना। ठीक है, अपने आप फॉर्म फिल करना और जाके साइबर कैफे में ना फिल कराना, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे यही करते हैं। तो ठीक है, फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय बाय क्लास। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।